from this app itself. बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा के लिए। धन्यवाद आपका भी, साधना न्यूज, एमपी चैनल और एमपीसीजी चैनल न्यूज और पूरब टाइम्स, आपका धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुर्ग जिला आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अतिथियों का धन्यवाद करते हैं और साथ ही मधु चितलांगिया जी एवं ललित साहू जी हमारे अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। सर्वप्रथम माननीय प्रहलाद उमरा जी का मधु चितलांगिया जी प्रतीक चिन्ह भेंट कर इसी क्रम में मोहम्मद अली हिरानी जी को भेंट करेंगे। ललित साहू जी एवं चितलांगिया जी, हमारे बीच उपस्थित माननीय पीयूष देशलहरा जी प्रतीक चिन्ह साधना न्यूज एवं पूरब टाइम्स आपको भेंट करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चले चलते हैं हम अपने अगले पड़ाव की ओर। मंच पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय दीपक वर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर स्पर्श मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भिलाई। माननीय दीपक वर्मा जी, साथ ही मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय संजय अग्रवाल जी, डायरेक्टर हाईटेक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भिलाई। डॉक्टर मिथिलेश देवांगन जी, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय संजय अग्रवाल जी, डायरेक्टर हाईटेक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, मिथिलेश देवांगन जी, डॉक्टर मिथिलेश देवांगन जी। आदरणीय विजय गुप्ता जी, आपसे भी अनुरोध। हमारे बीच अतिथिगण उपस्थित हो चुके हैं, इनके स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी लक्ष्मण साहू जी। आप स्वागत करेंगे दीपक वर्मा जी का। रत्नेश कुलदीप जी स्वागत करेंगे हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर मिथिलेश देवांगन जी का। विजय गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। आइए चले चलते हैं तीसरे पड़ाव की ओर। सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं स्पर्श हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर से चर्चा करूंगा। सर, लगातार जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधुनिकता आ रहा है और फरवरी माह में जो कैंकेर में जो आप लोग जो गंभीर हुए थे उनको आपने बेहतर ट्रीटमेंट देके जो उसको ठीक किए, काफी देखिए हमारी
हॉस्पिटल को चुना और हमारी टीम वहां तुरंत उपलब्ध हो गई। और जो गोल्डन आवर होता है फर्स्ट आवर में, उस पेशेंट को यदि ऑक्सीजन नहीं मिलता तो उस पेशेंट का बचना नामुमकिन था। पहले आवर में पेशेंट को एयरवे क्लीन करना, ऑक्सीजन मिलना, और उसके बाद बाकी की सर्जरी हुई, उसमें उनको रिजल्ट्स मिला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि शुरुआती घंटों में बेहतरीन सुविधाएं ऐसे मरीजों को मिले, और इसलिए हमने उन मरीजों में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त किए। मेरा ये पूछना है सर आपसे कि मेडिकल तब, अब और आगे, इस बारे में कुछ आप बताइए। जी, मेरा मानना है कि मानव जीवन जो है वो बहुत बहुमूल्य है, और ये जीवन हमें मिला है, इसका हम अपना जो है अच्छा उपयोग करें। तो इस जीवन को बचाने के लिए हमें अच्छी कोशिश करनी है। निरोग अगर शरीर रहेगा तो आगे चल के हम अपने अच्छा काम कर पाएंगे। इसी दिशा में हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमेशा सतत कोशिश कर रहा है, और जिस तरह से आज का जो परिवेश चला आ रहा है, हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कोविड में जो काम किया है और आगे भी जो अन्य बीमारियां आएंगी उसके लिए भी उन्होंने पूरी तरह तैयारी की है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया है, और हमारे जो आईसीयू है हमने और उसको सुदृढ़ करने की कोशिश की है। जिस तरह की हमें आवश्यकता है डॉक्टर्स की और स्पेशलिस्ट की और नर्सिंग स्टाफ की, हमने उस तरह के लोगों को और अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। और भविष्य में हमको लगेगा तो हम और आगे चल के हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को में और भी बहुत सारी सुविधाएं वगैरह हम शुरू करेंगे, जैसे जैसे हमको समय और ये तो आपके हॉस्पिटल की बात हुई। कल, आज और कल में हम ये जानना चाह रहे थे, आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? इस संदर्भ में कहना चाहूंगा, कल, आज और कल बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब इसको समझना होगा आम जनता को। क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है मानवीय पहलू, भावनात्मक लगाव मरीजों से। दूसरा पहलू होता है तकनीकी पहलू, और तीसरा पहलू होता है आर्थिक पहलू। आप समझिए तीनों में बड़े ड्रामेटिक परिवर्तन आ गए हैं। मानवीय पहलू, जो मरीज और डॉक्टर के बीच के संबंध थे, वो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, विश्वास की कमी आ रही है। तकनीकी पहलू, तकनीकी रूप से साइंस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन डेफिनेटली जब उनका इस्तेमाल करते हैं तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो संभव नहीं होता कि हर अस्पताल में इन सुविधाओं को दिया जा सके। अब अगर देना है तो क्या करना है? अगर देना है तो हॉस्पिटल्स के पास भी वो डॉक्टर्स होने चाहिए, वो तकनीकी सुविधाएं होनी चाहिए, और मरीजों के पास पैसा होना चाहिए। ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों ही बढ़ते जाएंगे आगे। तो इसका सॉल्यूशन हमें लेके आना होगा कि कैसे हॉस्पिटल्स को सुविधाएं मुहैया करवाई जाए, किस तरीके से सरकार इससे मदद करे। दूसरे रूप में दूसरा भी कि कैसे लोगों को ट्रेन किया जाए, मान तौर पर उसमें ट्रेन किया जाए भविष्य में, ताकि छोटे शहरों पर ऐसे डॉक्टर्स उपलब्ध रहें जो उस तकनीकी पहलुओं को समझ सकें। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो होता है वो आर्थिक पहलू, जिस पर लगातार अभी सरकार काम कर रही है, आयुष्मान योजना लेके आई है, इसमें बहुत व्यापक सुधार की भी जरूरत है अभी। और ऐसे पब्लिक, मेरा ये सुझाव रहेगा, और राकेश भैया सामने बैठे हुए हैं, सरकार से संबंधित हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें हमको सोचना होगा कि कुछ पैसा सरकार लगाए, कुछ पैसा हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग लगाए, कुछ पैसा पब्लिक लगाए, और उसके बाद एक ऐसी हेल्थ पॉलिसी लेके आए जहां पे पब्लिक को अपने ही शहर में वो सारी सुविधाएं और बिना उनकी जेब से पैसा लगे उनको मिल सके। इस पे हमें आगे काम करना होगा। आपसे पूछूंगा मैं गुप्ता जी, देखिए मंच तो जो है वो डॉक्टर्स और मेडिकल के बारे में है, तो एक आम आदमी जो है तब का मेडिकल, आज का मेडिकल और आगे कैसा होना चाहिए? उद्योग से संबंधित नहीं, अभी मेडिकल से संबंधित सवाल पूछ रहा हूँ। ये मंच अभी मेडिकल का, उद्योग से संबंधित फिर परिचय, मतलब आम पब्लिक को जो आम पब्लिक को क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या थी, क्या है, और डॉक्टर लोगों को क्या करना चाहिए? आपके विचार? नहीं, मैं मानता हूं
कि ये डॉक्टर का पैनल है, परंतु निश्चित रूप से जो स्थिति है आज उद्योग और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की, और श्रमिक कल आज और कल के पैमाने पर किस तरह से काम कर रहे हैं। मेरी 44 साल से फैक्ट्री है उद्योग में, और उसी पैनल से ही मैं आया था एक्चुअली में। तो क्या कल था गुप्ता साहब जी, आप भी एक आम पब्लिक में हैं और इलाज को कैसे देखते हैं, सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के में अंतर क्या देखते हैं? देखिए कर सकते हैं ना? अब इलाज की बात अगर आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो निश्चित रूप से आज सरकारी हॉस्पिटल में भी इलाज की सुविधाएं पहले से बहुत बेटर हुई हैं, बहुत बेटर हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु बात अगर सक्षमता की है तो आज भी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पसंद करते हैं, बजाय कि वो सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराएं। ये सामान्यतः देखने में आता है जी। तो आप ये बताइए ना गुप्ता साहब कि अभी आप कैसे देखते प्राइवेट और सरकारी के बीच में जो 3 चीजें इन्होंने बताई, उसको कैसे देखते हैं आप? अब मैं इन चीजों को इसी तरीके से ही देखना चाहूंगा कि हर आदमी की अपनी वित्त समस्या है, हर आदमी के अपने रिसोर्सेज हैं, और हर आदमी की अपनी वो बीमारी की किस तरीके के लेवल की है और वो कितना खर्च कर सकता है। ये कुछ प्रोफेशन वाइज ऐसा चल रहा है कि वो 3 चीजों में अपने आप में फैसला उसे करना ही होता है कि उसे कहाँ जाना है। बहुत ज्यादा साधन अपडेटेड हो गए हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, और मरीजों को भी और श्रमिकों को भी, निम्न वर्ग को भी अब जो सुविधा कोरोना काल में मिली है और जिस तरह से उनका इलाज हुआ है, यह एक उदाहरण बना है इस देश के लिए। दीपक सर, एक सवाल यह भी है कि 2 तरह की चिकित्साएं हैं, एक पारंपरिक चिकित्सा और एक जो है आधुनिक चिकित्सा, दोनों में समानताएं और विभिन्नताएं आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं जी। पारंपरिक चिकित्सा से आपका मतलब एलोपैथी से ही होगा जी। पारंपरिक चिकित्सा अपनी जगह पे कायम है जी। आज भी आप देखिए गांव में भी जो है बैठे हुए डॉक्टर्स हैं, वो सामान्य सर्दी खांसी बुखार छोटा मोटा निमोनिया इसका इलाज बिल्कुल कर लेते हैं, और उसकी जरूरत है, उसको हम भूल नहीं सकते। हम ये नहीं कर सकते कोई मरीज आया और उसे बड़ी बीमारी सोच के उसे आधुनिक हर चीज के लिए आधुनिक जांच की तरफ भेज दें। तो पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान होना सभी लोगों में बहुत जरूरी है, और आपको ये भी समझना होगा कि कौन सी बीमारी इस पारंपरिक पद्धति से ठीक नहीं हो सकती है, किसमें हमको एडवांसमेंट ले जाना होगा। वही मैंने कहा कि ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, उसके लिए सुविधाओं की बहुत जरूरत है, उसके लिए पैसों की जरूरत होती है। और तीसरी जो मैंने पहले वाले पहलू पर जो कहा था मानवीय पहलू, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि समाज में प्रयास करें कि जनता और सरकार डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के बीच में अच्छे मधुर संबंध को बनाने में मदद करें, न कि उन्हें बिगाड़ने में। मैं समाप्त करने से पहले आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि खैर आपने तो हॉस्पिटल, अपना हॉस्पिटल सब चीजें बोला, झोला छाप वर्सेस डॉक्टर जो आप बता रहे हैं, उसमें क्या पारंपरिक में तो आधे अपन गांव में जाएं तो झोला छापी लोग हैं जो कि इलाज करते हैं, और एक हो गए एजुकेटेड डॉक्टर्स लोग। तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो झोला छाप है, जिनको हम गांव में जनरली झोला छाप डॉक्टर्स कहते हैं, मेरे ख्याल से उसके लिए सरकार को एक मेथड बनाना चाहिए या कुछ स्कीम्स लानी चाहिए जिसमें कि आप उनको ट्रेन कर सकें उस तरीके से, जिस तरीके से वो एक जो सामान्य बीमारियां हैं जो उनका इलाज कर सकें गांव देहात में। नहीं है सर, वो सुविधाएं हैं, फिर भी नहीं मान रहे उन लोग, नहीं कर रहे उन लोग, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज है। झोला छाप के लिए हमने हाईकोर्ट में एक लगाया था, और यहाँ पर दुर्ग जिले में करीब 500-600 झोला छाप बंद हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर वापस चालू हो गया, और वो बोलते हैं कि वो बड़े हॉस्पिटल्स के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि एक रेफरेंस सिस्टम जो है वो एक डेवलप किया जा सकता है। जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति अगर किसी उसके पास आ रहा है, वो जिसका जो सामान्यतः इलाज कर सकते हैं उसका करें, और जो नहीं कर सकते उनको आप मतलब रेफर कर सकते हैं जैसे चाहें। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा के। थैंक यू।
दर्द को दर्द से ना देखो, दर्द को ही दर्द होता है। दर्द को दर्द से ना देखो, दर्द को ही दर्द होता है। आखिर दर्द में एक डॉक्टर ही हमदर्द होता है। जब कोई मरीज किसी बीमारी से व्याकुल होता है तब डॉक्टर ही उनके लिए भगवान होते हैं। ऐसी स्थिति में मानव जीवन एवं आधुनिक चिकित्सा कैसी हो, इस विषय पर परिचर्चा के लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। मधु चितलांगिया जी हमारे अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका धन्यवाद करेंगे। आदरणीय मधु चितलांगिया जी माननीय दीपक वर्मा सर को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। इसी क्रम में डॉक्टर मिथिलेश देवानंद जी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। साधना न्यूज एवं पुरम टैप की ओर से ललित साहू जी, वरिष्ठ उपकर्णी विजय गुप्ता जी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। साधना न्यूज एवं पुरम टाइम्स की ओर से ललित साहू जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम अपने परिचर्चा के अगले पड़ाव की ओर चले चलते हैं। कल, आज और कल की परिचर्चा में हम आमंत्रित करना चाहेंगे बहुत ही आदर सम्मान के साथ आदरणीय राकेश पांडे जी, प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष सदस्य भारतीय जनता पार्टी। बहुत ही आदर सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करते हैं। साथ ही आमंत्रित करना चाहेंगे हम चेयरमैन छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ उमेश चितलांगिया जी। पुष्पगुच्छ भेंट करने जा रहे हैं आदरणीय गांधी जी एवं पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे आदरणीय चितलांगिया जी को ललित साहू जी। चलिए परिचर्चा की ओर चले चलते हैं। आदरणीय गांधी जी एवं चितलांगिया जी के साथ राकेश पांडे जी एवं परिचर्चा में शामिल हो रहे उमेश चितलांगिया जी। पहले बहुत बहुत स्वागत है। राकेश पांडे जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला इस परिचर्चा के लिए। और चूंकि अपने ये समझ रहे हैं कि जो दुर्ग है और जो यहाँ की एक परिकल्पना रही इतिहास के पन्नों में, और आज जो मौजूदा समय आप देख पा रहे हैं और फ्यूचर की बात करेंगे, तो आपने क्या सोचा था बचपन में कि किस तरह का एक दुर्ग शहर होना चाहिए, दुर्ग जिला होना चाहिए? देखिए, आज की परिचर्चा में बहुत अच्छा प्रयास है। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रबुद्धजनों को आमंत्रित किया है। साधना न्यूज और प्रोडक्ट टाइम्स माननीय चितलांगिया जी। देखिए, शहर का विकास, हम सभी दुर्ग शहर के, दुर्ग जिले के निवासी हैं, लेकिन दुर्ग जिले के साथ में आज भिलाई जो है, भिलाई 3 चरौदा है, रिसाली है, कहीं न कहीं छोटे छोटे म्युनिसिपल्स बना दिए गए हैं। इसके बीच में जो तारतम्य होना चाहिए एक क्रमिक विकास का, एक योजना का, निसंदेह अब हम यहां पर मैं राजनीतिक व्यक्ति के तरीके से बात नहीं कहूंगा, किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन शहरवासी होने के नाते ये हम लोगों का नैतिक दायित्व है कि दुर्ग से लेकर के शिवनाथ नदी से लेकर के और जहां रायपुर कुमारी में खत्म होता है वहां तक का शहर एक है, दुर्ग जिला है। तो क्रमिक विकास के लिए इनके बीच में सामंजस्य बहुत जरूरी है। इसके पहले में एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से इन सबको जोड़ा जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसको भंग कर दिया गया। और आज जहां मैं वर्तमान में जहां निवास करता हूं वो 12 वार्डों का एक क्षेत्र होता था, आज एक नगर निगम बना दिया गया है। छोटे छोटे निर्णय जो राजनीतिक तरीकों से लिए गए
हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं विकास कार्यों में हम मानते हैं कि महानगरों के जो विकास हो रहे हैं उनसे हम सब अपने आप को दूर पाते हैं। छोटे छोटे प्रयास हैं, बहुत बड़े प्रयास की जरूरत है और दुर्ग से लेकर के कुम्हारी तक को एक साथ समाहित करके और योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से विकास की बहुत जरूरत है। कहीं छोटा सा गार्डन घेर दिया, कहीं छोटा सा फुटपाथ बना दिया। मेरे घर के सामने यदि मेरा प्रभाव है तो मैंने एक छोटा सा माहौल बना दिया और सिर्फ छोटे उद्देश्य के लिए। तो सही उद्देश्य तभी सफल होगा, शहरवासी तभी सुखी होंगे जब हम क्रमिक विकास को एक साथ समन्वित करेंगे। तो क्या आपको ये लगता है कि ये क्रमिक विकास जो है, जिस तरह से आपने महानगर की बात की, महानगर में महानगर पालिका रन करती है, तो क्या आप ये चाहते हैं कि दुर्ग महानिगम उस तरह कोई बॉडी काम करे? देखिए, महानगर पालिका के लिए निसंदेह आज पूरे छत्तीसगढ़ में महानगर पालिका को जो योगदान केंद्र से मिलता है जी, उससे तो हम वंचित हो ही जाते हैं, क्योंकि केंद्र की